हेलो डॉक्टर्स। आज मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी डेंटल सर्जन की फॉर्म फिलिंग के बारे में। इसमें मैं आप लोगों को सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि हम लोगों को किस तरह से फॉर्म को भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी जिसे हमें अपलोड करना पड़ेगा, और वो कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें अवॉइड करनी है जो हमें इंटरव्यू के समय परेशान कर सकती हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक मिश्रा है। एमपीपीएससी 2022 में मेरा रैंक 17 था और यूपीपीएससी डेंटल सर्जन में मेरा रैंक 146 था। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ जो हमें समझने वाली है कि हम लोगों को ये 3 डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखने हैं। एक तो ये बैंक पासबुक की फ्रंट पेज की फ़ोटो तैयार रखनी है, ये जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और इसकी जो साइज़ का ध्यान रखिएगा विशेष 10 केबी से लेके 100 केबी के बीच में होना चाहिए। दूसरा, पासपोर्ट फ़ोटो को तैयार रखिएगा, ये भी जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए है, साइज़ होना चाहिए 20 से 200 केबी। और तीसरा है आपके सिग्नेचर की फ़ोटो, मतलब एक कागज़ में आप अपने साइन की फ़ोटो क्लिक करेंगे, उसको क्रॉप करके उसको जेपीजी फॉर्मेट में लाएँगे और उसको 10 से लेके 100 केबी की साइज़ होना चाहिए। मतलब आप एवरेज मानिए तो 50 केबी आपको सबके डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। जब तक ये तैयार नहीं है तब तक फॉर्म भरना शुरू मत करिएगा। पहली गलती लोग यहीं पे करते हैं। दूसरी चीज़, मैं आपको स्ट्रिक्टली कहूँगा कि आप लैपटॉप या पीसी का उपयोग करें, मोबाइल का उपयोग फॉर्म भरने के लिए नहीं करेंगे। गूगल क्रोम यूज़ करेंगे या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करेंगे, मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ नहीं करना है। ये 3 चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई विशेष चीज़ नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके रेडी रहें तो उसको रीनेम कर दीजिएगा। रीनेम करके फाइल का नाम रखिएगा एमपीपीएससी फोटो, एमपीपीएससी साइन और एमपीपीएससी बैंक पासबुक। इस तरह से तीनों को नाम दे दीजिएगा, तीनों फाइल्स को। अब हम शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझना कि फॉर्म को भरना कैसे है। ये मैंने गूगल क्रोम पहले से खोल के रखा हुआ था, तो मैं इसको एकदम ज़ीरो से इस वीडियो को शुरू करूँगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकूँ। मैं गूगल पे जाऊँगा सबसे पहले। ठीक, गूगल पे जाने के बाद अब यहाँ पे मैं लिखूँगा एमपीपीएससी। एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं ताकि आपको पूरा स्टेप समझ में आए। जैसे ही आप ये ओरिजिनल वेबसाइट पे एमपीपीएससी के आ जाएँगे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इम्पोर्टेंट लेके लिखा है एमपी ऑनलाइन, इस पे क्लिक करेंगे। अब जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ज़्यादातर लोग को हो रहा है कि जब आप यहाँ पहुँच रहे हैं तो आप लोगों को 2 अलग-अलग फॉर्म देखने मिल रहे हैं। एक लिखा है दंत चिकित्सक 2024 लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, एक लिखा है दंत चिकित्सक श्रम विभाग। कन्फ्यूज़न क्या है उसको मैं आप लोगों को दूर करता हूँ, दोनों के आप लोग को विज्ञापन देखने पड़ेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा, थोड़ा-सा पेशेंस रखेंगे तो आप लोगों को मैं क्लेरिफ़ाई कर पाऊँगा कि कन्फ्यूज़न कहाँ पे है। ये मैंने श्रम विभाग का भी ओपन कर लिया है। देखिए, ये वो फॉर्म है जिसके लिए हम अप्लाई करने वाले हैं। डेंटल सर्जन की वैकेंसी है, लेकिन ये विभाग कौन-सा है? लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग, जिसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा आई हुई है, 385 वैकेंसी देखिए। ठीक है? इसी वैकेंसी के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। जो दूसरी विज्ञापन आया हुआ है वो भी डेंटल सर्जन का है, लेकिन वो श्रम विभाग का लेबर डिपार्टमेंट का है। उसमें वैकेंसी जो है वो सिर्फ़ एक आई है, वो भी ओबीसी की आई है। अब अगर कोई ओबीसी अभ्यर्थी है, मेल या फीमेल, तो वो इस फॉर्म को भी भर सकता है, उस फॉर्म को भी भर सकता है। दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है, एग्ज़ाम एक रहेगा, पैटर्न एक रहेगा, दोनों की सैलरी हर चीज़ एकदम सेम है, लेकिन फॉर्म अलग-अलग है। तो आप लोगों को, अगर आप ओबीसी अभ्यर्थी हैं, अगर आप ओबीसी हैं, तो आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। समस्त बाकी कैटेगरी वाले उस फॉर्म पे ही पूरा फ़ोकस करेंगे। चलिए, ये कन्फ्यूज़न मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। अब हम ये देखते हैं होम पे, ये जाते हैं एमपी ऑनलाइन के। तो आपको मैंने बता दिया कि लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग जिसकी 385 पोस्ट है, इस पे अप्लाई करना है। तो उसमें जो पहला ऑप्शन दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे हम एक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप एक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ब्लू कलर में विज्ञापन क्रमांक लिखा हुआ है। जब तक आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे, ये मैं या घोषणा पे क्लिक नहीं लेगा। ठीक? तो पहले आप इस विज्ञापन पे क्लिक करेंगे। जब ये खुल जाएगा तब आप अब इसको ओके करेंगे, और तब जाके वो सबमिट होगा, एक्सेप्ट होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। तो ब्लू वाला पहले क्लिक करना है, इसके बाद ही आगे बढ़ना है। जैसे ही आई एक्सेप्ट आप करते हैं, इसके बाद आपका फॉर्म आ जाता है। मेरे साथ बने रहेंगे, मैं आप लोगों को पूरा फॉर्म भर के दिखाऊँगा। पहली चीज़ क्या लिखी है, क्या आप बीडीएस हैं? यस, हम बीडीएस हैं, यहाँ यस कर दिया। क्या आपके पास मध्य प्रदेश राज्य दंत चिकित्सा परिषद मतलब डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है या नहीं? यहीं पे वो प्रॉब्लम फँस रही है जो दूसरे स्टेट को फेस करनी पड़ रही है। तो यहाँ अब आपको यस करने का टाइम आ गया है। यहाँ पे आप अपना पंजीयन क्रमांक भरेंगे, कुछ भी आप भर दीजिए। आपको अपने पंजीयन की तारीख भरनी है, वो कोई भी तारीख हो सकती है। ठीक? मैंने 2 फरवरी फॉर एग्ज़ाम्पल डाल दी। इंटर्नशिप तो मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, पीसीजीएस एस डाल दिया। और इंटर्नशिप का पूर्ण करने का दिनांक डेफ़िनेटली वो पहले होना चाहिए 1 साल के। इंटर्नशिप पहले कभी भी कंप्लीट हो सकती है। चलिए, मैंने 5 जनवरी डाल दिया है। अभ्यर्थी का प्रथम नाम आप लोगों के लिए, आज मैं हूँ राज मल्होत्रा। ठीक? मेरा राजकुमार मल्होत्रा मेरा नाम है। ठीक? मैं एक मेल हूँ।
प्लीज चेक योर नेम बिफोर प्रोसीडिंग। तो मैंने नेम चेक कर लिया है, यहाँ पे एक मेल कर दिया अपन ने। आपकी अभ्यर्थी की तारीख, तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ अपने आप को 98 बॉर्न कर देते हैं। एलिजिबल हो रहा हूँ, हाँ तो मैं 26 साल का हूँ, तो मैं एलिजिबल हो गया। पिताजी का नाम टाटा मल्होत्रा, कुछ तो नाम डालना ही है, चलिए भरते हैं। माता जी का नाम रानी बाई, चलिए ये भी भर गया। क्या आप विवाहित हैं? तो आप लोगों को यहाँ पे अगर आप यस लिखते हैं, जो मैरिड फीमेल्स हैं, तो उनको अपने पति या पत्नी का नाम यहाँ डिक्लेयर करना होगा। जीवित बच्चों की संख्या आप लोगों को यहाँ डिक्लेयर करनी होगी, 0 1 2 3 जितने भी हैं, क्योंकि 2 बच्चों से ज़्यादा शासकीय सेवक के बच्चे नहीं होने चाहिए, ऐसा नियम है। क्या अंतिम बच्चे जुड़वा थे? ऐसे में 3 हो जाते हैं, तो फिर वो सिर्फ प्रेगनेंसी काउंट करते हैं कि प्रेगनेंसी कितनी बार आई थी, ये भी टेक्निकल चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे जीवित बच्चों की संख्या है, आपने चलिए 1 कर दी, 2, जो भी आपको करना हो। अगर आप विधवा हैं, तलाकशुदा है, प्रति परित्यक्ता महिला का अर्थ ये होता है जिन्होंने विधवा का ही दूसरा मतलब होता है, या तलाकशुदा का ही सिनोनिम होता है। एग्जैक्ट मतलब मुझे नहीं पता है। मूल सूचना, क्या आप अभी मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं? यदि हाँ तो यस करेंगे, नो तो नो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप नो लिखते हैं तुरंत यहाँ पे अनरिजर्व हो जाता है। मतलब अगर आप दूसरे स्टेट के SC ST OBC हैं, तो उसकी मान्यता यहाँ नहीं रह जाती, यहाँ आप अनरिजर्व के रूप में ही एग्जाम देंगे। लेकिन आप यहाँ जैसे यहाँ यस करते हैं, तो आप इसमें से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, EWS OBC ST या SC। अगर आप यहाँ पे OBC सिलेक्ट करते हैं, तो क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं? जैसे ही आप करेंगे नो, तो ये ऑटोमेटिकली आपको OBC मान लेगा। यदि आप क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आपको अनरिजर्व मान लिया जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से EWS को आप लेंगे यहाँ पे। अगर आप क्रीमी लेयर, यहाँ तो खैर लेगा नहीं, EWS तो ऑलरेडी नॉन क्रीमी लेयर ही माना गया है। इसके बाद अभी इस फॉर्म में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, ठीक है। मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, यदि आपने EWS लिया है, तो आपको जारीकर्ता का पदनाम, प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले का नाम, सारे जिले लिखे हुए हैं MP के, जारी होने की दिनांक, पत्र क्रमांक सब डालना पड़ेगा। यदि आप UR है, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं भरनी रहती हैं। जब भी आप कोई कैटेगरी क्लेम करते हैं, तो ये आपको अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे क्लेम करना होता है। हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, आपको सिर्फ डिक्लेयर करना है। यदि आप ST लिखते हैं, आपको डिक्लेयर करना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अभी मैं UR कर दे रहा हूँ। दिव्यांग, यदि आप दिव्यांग हैं, तो आपको डिक्लेयर करना है कि आप दिव्यांग हैं कि नहीं। नो कर देंगे तो ये फॉर्म अपने आप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। यदि आप यस कर देंगे, तो आपको ये सब चीज़ें भरनी पड़ेगी कि किस प्रकार की दिव्यांगता है, दिव्यांगता प्रतिशत क्या है, इसका प्रमाण पत्र है कि नहीं आपके पास, और दिनांक क्या है। तो यहाँ पे मैं इसको नो कर दे रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्या अभ्यर्थी को कभी भी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया? मतलब क्या आपको कभी भी सर्विसेज से निकाला गया है, गवर्नमेंट सर्विसेज से? तो आपको नहीं निकाला गया, तो आप नो करेंगे। आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है क्या? आप उसको नो करेंगे, यस करेंगे। क्या आपको कभी भी किसी PSC एग्जाम, इंडिया में किसी भी PSC एग्जाम से आपको कभी अलग किया गया है, विवर्जित किया गया है? यस या नो। ठीक, क्या आप मध्य प्रदेश शासन में किसी भी नौकरी में हैं क्या? यस या नो वो बताना है। और यदि अभ्यर्थी सेवा में है, तो क्या आपने उनसे NOC ली है कि नहीं, उनको सूचित किया है कि नहीं? तो आप क्योंकि नौकरी में नहीं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नो हो गया है। यदि यहाँ आप यस करते, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल भरनी पड़ती। अब यहाँ पे एक चीज आ रही है लिखी हुई, मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण। देखिए, ये आप लोगों को अभी कराने की जरूरत नहीं है। अगर करा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कराया है, तो ये आपको जरूरत पड़ेगी इंटरव्यू के समय। देखिए लिखा भी है साफ साफ, मध्य प्रदेश के मूल निवासी को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय पंजीयन कराना होगा। ये बहुत ही आसान होता है पंजीयन कराना, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। तो अगर आपने नहीं कराया, घबराना नहीं है, इसको आप नो कर दीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भूतपूर्व सैनिक, यानी कि आप एक्स सर्विस मैन है कि नहीं? तो आपको एक्स सर्विस मैन होना जरूरी है। ठीक, आपका ये नहीं चलेगा कि आपके दादा या पिताजी थे, आप हैं कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। तो यस या नो जो भी हो, उसको आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। जो विक्रम अवार्ड मिलता है, ये स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को मिलता है। यदि आपको मिला है, तो आपको यस या नो करना है। और क्या आपने अंतर जातीय विवाह किया है? यानी कि अगर मान लीजिए आप अगर किसी दूसरे कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व के हैं या OBC, और आपने SC ST में जाके शादी की है, या दूसरे वर्ग में शादी शादी की है, तो इसके लिए भी आपको पुरस्कृत किया जाता है। किसको? सवर्ण को किया जाता है, अनरिजर्व क्लास को। हायर क्लास को लोग पुरस्कृत भी करते हैं इस योजना के तहत। तो अगर आपने ऐसा कुछ काम किया है, तो आपको यहाँ यस या नो करना है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं मिस्टेक की बात कर रहा था, कि आप उसमें सही जो आपके घर के पास पड़ता हो, 4 ही ऑप्शन है, उसको आप चूज करेंगे। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर। सीक्वेंस बहुत सही रखिएगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे। 99% केस में आपको पहला ही ऑप्शन आपका सेंटर मिलता है। जैसे मुझे यहाँ पे इंदौर चाहिए, ठीक है,
तो दूसरा विकल्प मैं यहाँ पे दे दूंगा ग्वालियर। ठीक है, तीसरा मैं दे दूंगा यहाँ पे जबलपुर। चौथा मैं यहाँ पे दे दूंगा भोपाल। ही ऑप्शन में बचा है, पर चारों विकल्प आपको भरने पड़ेंगे। 99% में पहला मिल जाता है। इसके बाद आपको पूरा हाई स्कूल के जितने भी आपका हाई स्कूल जो भी था, तो आप यहाँ पे लिख देंगे FSCH कर दिया मैंने, कोई भी स्कूल का नाम कर दिया रैंडम, ये भी ऐसे कुछ कर दिया। ग्रेड था या CGPA था, डिवीजन था, या आपको मेंशन करना है। अगर CBSE ICSE था तो उसके पैटर्न अलग होता है, MP बोर्ड वालों का अलग रहता है। तो ये आपको भरना रहेगा। यहाँ पे आप परसेंटेज अपने भर दीजिए, 78 कर दीजिए, डिवीजन अपना फर्स्ट कर दीजिए। ठीक, ये पूरा भरने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबा फॉर्म है। आखिरी में आप रोल नंबर भी आपको अपना लिखना रहेगा, जो आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। चलिए, यहाँ पे टिक कर देंगे ग्रेड या CGPA वगैरह, इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है, आप उसको ओके कर दीजिए। फिर सेवा का विवरण। सेवा का विवरण का मतलब में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वो तो भूतपूर्व सैनिक वाला था। ये है जो आप लोग को संविदा आरक्षण दिया गया है। यदि आप नो करते हैं, आपने कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल काम नहीं किया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने किया है तो ये पूरा एक अलग चीज भरनी पड़ेगी। कहाँ काम किया है, किस पद पर काम किया है, किस जिले में काम किया है, कब से कब काम किया है, उस कॉन्ट्रेक्चुअल सेवा में आप हैं या नहीं, और उसका आपका अनुभव प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। उसका एक अलग से उन्होंने फॉर्मेट प्रोवाइड किया हुआ है। उसी फॉर्मेट का प्रमाण पत्र यहाँ माना जाएगा। आपका ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ नो। फिर बैंक का विवरण देखिए, जो मैंने आप लोगों को 3 डॉक्यूमेंट बताए थे, पहला डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करने के लिए आ गया है। आपको अपने पासबुक की फ्रंट पेज की JPG यहाँ स्कैन करके डालनी है। उसने ऑटोमेटिकली ले लिया राजकुमार मल्होत्रा। यहाँ मैं अपने खाता संख्या IFSC कोड सब डालूंगा। वर्तमान पत्राचार, जहाँ आपका घर हो या जहाँ आप रह रहे हो, कभी कभी आपकी जॉब की लोकेशन और घर की लोकेशन अलग अलग होती है। ऐसे में मान लीजिए आप कहीं और नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए आप आसाम में नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ की डिक्लेरेशन देंगे। हो सकता है आप रहने वाले MP के ही हो। ठीक, अगर आप MP में जहाँ रह रहे हैं वहीं आप नौकरी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसको टिक लगा दीजिएगा, दोनों एक सा ले लेगा वो। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अभ्यर्थी की फोटो, यहाँ आप लोगों को अपनी चूज फाइल करना है। चूज फाइल पे जाके आप सर्च करेंगे। मैंने जैसे अपना पहले से फोटो एक सेव करके रखा हुआ था, दिखाने बस के लिए कि कैसे इसको लेना है। तो यह MPPSC का साइन मैंने एक अलग से सेव किया हुआ है JPG में। देखिए यहाँ पे साइन मुझे मेरा दिखाई दे रहा है। तो ये जो साइन है, ये मुझे यहाँ टिक लगाना है कि क्या मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार से आप जहाँ जब फाइल अपलोड करोगे, चूज फाइल करोगे यहाँ पे, तो आप लोगों को प्रतीक, ये मेरे डॉक्यूमेंट की है, यहाँ पे मैंने सेव करके रखा हुआ है। इसका नाम ही मैंने फोटो का लास्ट जब यूज़ की थी, तो ये तो मुझे अपनी फोटो भी क्लियर दिख रही है, मैं टिक कर दिया। और मुझे अपना नाम भी क्लियर दिख रहा है, मैंने इस पर भी टिक कर दिया। इसके बाद मुझे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालना है। यहाँ पे मुझे घोषणा करना है कि मैं राजकुमार, पिता टाटा मल्होत्रा वगैरह वगैरह। ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। आपको यहाँ पे इस कैप्चा को भरना है और बाद में नेक्स्ट दबा देना है। नेक्स्ट जैसे ही दबाएंगे तो पेमेंट का पेज आ जाएगा। आप उस पर UPI भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जब वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसकी एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आएगी। वो अभी जनरेट नहीं हो रही, क्योंकि मैं फॉर्म की डिटेल बता रहा हूँ आप लोगों को। उसकी आपको प्रिंट आउट निकाल के 3 से 4 कॉपियाँ रखनी है। ये पूरा वीडियो था आज इसके बारे में कि MPPSC का फॉर्म कैसे भरना है। यदि आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप लोग मुझे SMS व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब भी वीडियो मैं बनाता हूँ, तो उसके लिए मैं काफ़ी समय निकालता हूँ, काफ़ी मेहनत करता हूँ। तो मुझे बस एक उम्मीद रहती है कि आप लोग मुझे लाइक या सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। तो आई होप आप लोगों को उससे ज़रूर हेल्प मिली होगी। मेरी तरफ से आप लोग को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक।